नोटबंदी के कारण महीने भर से पूरा देश नैतिक होने का अभ्यास कर रहा है, अपनी नैतिकता और ईमानदारी का प्रमाण दे रहा है। प्रमाण मांगा जा रहा है कि बिना नोट के व्रत जैसी साधना इसलिए हो रही है क्योंकि काला धन मिट जाए भारत से। आम लोग 2000 के नोट के लिए घंटों लाइन में साधना कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों के पास लाखों और करोड़ों की नई गड्डियां कहां से बरामद हो रही हैं? क्या ये आम लोगों से धोखा नहीं है? छापे पड़ने के कुछ मामले तो आए हैं, लेकिन उनका क्या कीजिएगा जो काला धन को सफेद करने के लिए धार्मिक आयोजनों का, पवित्र धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीर हरियाणा के भिवानी की है। यहाँ लक्ष्य चंडी महायज्ञ के लिए मथुरा, उज्जैन, बनारस, झांसी और वृंदावन और कई अन्य जगहों से पंडित बुलाए गए। 2000 पंडितों का जुटान किया गया। 9 दिन तक यज्ञ हुआ, महायज्ञ जमकर। लेकिन जब दक्षिणा देने की बारी आई तो पुराने नोट थमाए जाने लगे। धर्म के साथ ऐसा अनर्थ तो कभी मैंने सुना नहीं, खासकर भारतीय रिजर्व बैंक बनने के बाद। पंडितों ने आरोप लगाया है कि 70 लाख के पुराने नोट जो 10 दिसंबर के बाद चलन में नहीं हैं, दक्षिणा के रूप में दिए गए। बताइए भला कोई नकली नोट दक्षिणा में भी दे सकता है? यज्ञ कराने वाला जजमान ने अगर नचिकेता और उसके पिता वाजश्रवा की कहानी सुनी होती तो ऐसा कदापि नहीं करता। जाहिर है जागरूक पंडितों ने हंगामा शुरू कर दिया और नकली नोट के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। उनकी चिंता यह भी थी कि नकली नोट लेकर घर कैसे जाएंगे, अब तो टिकट भी नहीं खरीद सकते। 2000 पंडितों को प्रति पंडित 3500 रुपए देने के हिसाब से दक्षिणा की रकम दी गई। नकली नोट देशभक्ति के नाम पर बंद किए गए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर नकली नोट को असली बता रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बात बात पर आहत होने वाली आस्था इससे बिल्कुल आहत नहीं हुई है, पर पूजा पाठ के बाद 70 लाख नकली नोट खपा देने का आइडिया गजब का निकला। जनाब को चतुर पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए जजमान साहब को। चूंकि भारत में हर मामले का समापन जांच की मांग से होता है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन वैदिक रीति के प्रतिकूल इन विद्वत जनों ने बाई बाई की मुद्रा में हाथ उठाते हुए सभा स्थल से प्रस्थान किया। मेरा इनको प्रणाम। आप इनकी बात सुने। चित्रकूट से आए हैं, यहाँ लक्ष्य चंडी महायज्ञ में हमको 35 रुपए दक्षिणा दी गई है 9 दिन की, और सारे नोट पुराने दिए गए हैं। हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये ब्लैक मनी कहां से अभी आ रही है और पुरानी करेंसी बंद हो चुकी है, तो हम लोग इसका कहां इसको करेंगे। 1000 के 3 नोट हैं पुराने और एक 500 का 35 रुपये। अब ऐतराज करते हैं तो क्या वही मिलने जो लेने पड़ेंगे हमको। तो कैसे जाएंगे? ट्रेन का टिकट नहीं, गाड़ी बस ट्रेन में टिकट पकड़ लेगा, टीटी पकड़ लेगा। बताइए, काला धन रखने वाले भी यज्ञ करा रहे हैं, मतलब यज्ञों के साथ नाइंसाफी है। नोटबंदी को लेकर संसद के अंदर तो बहस नहीं हो पा रही, लेकिन बाहर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी और अरुण जेटली इस मुद्दे पर एक दूसरे की पार्टियों को निशाने पर लिए हुए हैं। दोनों के बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों से 8 लाख रुपए नहीं, 8 लाख करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं उद्योगपतियों ने मोदी जी की मार्केटिंग की है, मोदी जी को वहां बैठाया है कुर्सी पे। तो बैंक को चालू करने के लिए मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला है, आपको लाइन में खड़ा किया है, और आपका जो कैश है वो आज बैंक के अंदर उन्होंने भर दिया है। कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सरकार में थी, और उस हुकूमत की एक जो विशेषता थी कि देश में काला धन कम हो या हटे, उसके लिए उस सरकार ने एक भी प्रयास नहीं किया था। मोदी जी चाहते हैं कि 6-8 महीने के लिए हिंदुस्तान के गरीब का पैसा हिंदुस्तान के बैंकों में फंसा रहे। अगर वो पैसा 6-8 महीने के लिए फंसा रहेगा तो बैंक चालू हो जाएंगे और आपके पैसे से वो 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकेंगे। उस सरकार का दूसरा फीचर ये था कि उसकी हुकूमत के दौरान भ्रष्टाचार के इतने कांड, चाहे 2G हो, कोल ब्लॉक हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एक के बाद एक गति में वो भ्रष्टाचार के कांड होते रहे। इसलिए ये कोई बहुत हैरानी का विषय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना और संसद में उस पर चर्चा हो, इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है। आप मुझे बताओ, ये जो लाइनें लगी हैं, इसमें आपको एक अमीर व्यक्ति दिखाई दे रहा है?
कहीं भी हिंदुस्तान में एक अमीर व्यक्ति दिख रहा है आपको? एक भी काले धन वाला आपको इस लाइन में दिख रहा है? काले धन वाले सीधे बैंक में जा रहे हैं, पीछे से पैसा निकाल रहे हैं। कुछ लोग इस परिस्थिति का दुरुपयोग भी करते हैं। वो कैश को इकट्ठा कर लेना, बीच में मिडिलमैन के माध्यम से दोबारा वही स्थिति पैदा करना, कुछ बैंक अधिकारियों को साथ में मिलाकर ये गतिविधि करना, और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो इस दिशा में पूरे रूप से सतर्क हैं और जो भी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, हर एक को इस परिस्थिति में पकड़ा जाएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने नकली नोट है? 100 रुपए में से 2 पैसे, 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। जैसे आंकड़ा निकला राज्यसभा में, मोदी जी ने उसकी भी बात बंद कर दी, कहते कैशलेस इकोनॉमी। मोदी जी, कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश नहीं है। देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास जो सरकार कर रही है, विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी उसका साथ दे। रोहतक से खबर है कि बैंक की कतार में खड़े 63 साल के सतबीर जी की मौत हो गई गिरने से। 3 दिनों से बैंक बंद थे और घर में पैसा खत्म हो गया था। जाहिर है कोई भी बैंक ही जाएगा। कैशलेस या लेस कैश दौर में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मथुरा से भी खबर आई है कि जब लोगों को बैंकों से पैसा नहीं मिला तो उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया थोड़ी देर के लिए। दिल्ली के मकान मालिकों को कैसे प्रेरित किया जाए? क्या आप नागरिक या सरकार के सांसद जो सरकार से जुड़े हुए हैं या विपक्ष के सांसद उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वे किराया नकद में लें, ई वॉलेट से लें, चेक से लें? जब सभी देश की प्रगति में हिस्सा ले रहे हैं तो ये मकान मालिक क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? किराएदारों और छात्रों को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वे नकद किराया दें? क्या आयकर विभाग हर मोहल्ले का सर्वे करा सकता है कि किसके घर में कितना किराएदार रहता है और उसका पेमेंट कैशलेस होता है या लेस कैश होता है या पूरा कैश में ही होता है? क्या दिल्ली के सभी मकान मालिक कैशलेस हो सकते हैं? बहरहाल मुसीबत के वक्त मदद करने में गुरुद्वारों का जवाब नहीं। पूरे देश में गुरुद्वारे हमेशा अव्वल आते हैं और सबसे पहले मदद की लाइन खोल देते हैं। लंगर के रहते हंगर की क्या बिसात, हंगर यानी भूख। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को 35 दिन गुजर गए और इस दौरान बैंकों और एटीएम के बाहर ही लोगों की कतार नहीं बढ़ी। गुरुद्वारों में भी लंगर छकने वालों की तादाद काफी बढ़ी है। यह है दिल्ली के मोतीबाग में नानकपुरा गुरुद्वारा। आमतौर पर यहां 2500 लोग हर रोज लंगर में आते हैं, लेकिन इन दिनों ये तादाद 3500 से 4000 तक पहुंच गई है। इनमें काफी संख्या उन छात्रों की है जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, पढ़ाई के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन हर रोज एटीएम की लंबी लाइनों में लगने का वक्त उनके पास नहीं है। क्या करती हैं आप और यहाँ पर कब कब आना हो जाता है? यहाँ पे जैसे हम जहाँ पे जब भी निकलते हैं मौका मिलता है, भंडारे लंगर बनते हैं तो हम खाते हैं। कभी भी हम ढाबे वाबे पे जाते हैं तो पैसा चेंज ही नहीं होता हमारे पास। अगर चेंज ले भी तो एटीएम की भी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। एटीएम की लंबी लाइन लगाएंगे तो हमारी कोचिंग वगैरह वेस्ट हो जाएगी सब। इसलिए लंगर वंगर का सब देख लेते हैं, अगर नहीं मिल जाए हम उसे खा लेते हैं। तो जहाँ पर कि लंगर मिलता है वहाँ पर इस तरीके से आप चली जाती हैं? हाँ, इस तरीके से चली जाती हैं। अच्छा। और अगर हमें चेंज वगैरह जैसे कहीं हमें थोड़ा दूर जाना हो तो पैदल जाके काम चला लेते हैं। थोड़ा और ये 8 नवंबर के बाद से हुआ है जब? हाँ, 8 नवंबर के बाद से हुआ है। क्या क्या चुनौती आई है आप जैसे छात्र आए कि छात्राओं? चलो आ रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है तो ये भी सोचते हैं कि पैसा नहीं है तो यहाँ लंगर करने तो टाइम भी बच जाएगा। ऐसा होता था कि हमारा नंबर आता है, कैश खत्म हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाती है और क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते।
ऐसे छात्रों के सामने दिक्कत यह है कि उनके मकान मालिक किराया चेक में लेने को तैयार नहीं होते। जो भी नए नोट उन्हें मिले हैं वो मकान मालिकों को किराए में देने पड़े हैं। ऐसे में अपने खाने पीने का सामान खरीदने के लिए उनके पास पैसों की कमी पड़ गई है। इस हालात में मोतीबाग गुरुद्वारा आगे बढ़कर आया है और उसने अपने इंतजाम काफी बढ़ाए हैं। फिलहाल हम मोतीबाग में नानकपुरा गुरुद्वारे में हैं और हमारे साथ मैनेजर हैं कश्मीर सिंह। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कश्मीर जी, आप बताइए कि नोटबंदी के बाद क्या कुछ असर पड़ा है, कितना इजाफा हुआ? पहले हमारे यहाँ पे कम से कम 2500 के आसपास लोग लंगर छकने के लिए आते थे और अब वो बढ़कर 3500-4000 तक पहुँच गया है। जी, उसमें क्या क्या राशन बढ़ा होगा सर? कितना बढ़ा? पहले हमारा आटा लगता था 190 kg, अब वो बढ़कर मतलब 300 के करीब पहुँच गया है। और दाल भी हमारी 40-45 kg से बढ़कर 70 kg के आसपास पहुँच गई है। वहीं पे सब्जी में जहाँ सब्जी बनती थी जो पहले हमारी, वो भी उसमें बढ़कर 150 kg पर पहुँच गई है। और इसमें आने वाले लोग कौन है जो 1500 के आसपास तादाद बढ़ी है? उसमें आने वाले लोग ज्यादातर यहाँ पे हमारे कॉलेजेज वगैरह होने की वजह से यहाँ पे पीजी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और जो लेबर तबका है, जो लेबर का काम करते हैं, वो काफी टाइम लाइनों में खड़े होने के बाद पूरा टाइम लाइनों में वेस्ट हो जाता है उनका, तो लंगर के लिए सीधे फिर गुरुद्वारे की तरफ। आप एक बात प्रसाद को लेके भी कह रहे थे कि इधर तो हमारा बजट बढ़ा है, प्रसाद में घटा है, उसमें क्या हुआ है? सर, बड़े नोट की वजह से हमारे पास इसकी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास जो प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालु आते हैं, हमें 2000 रुपए का नोट देने के बाद बोलते हैं 51 का प्रसाद लेना है। तो हमें उसमें कितनी गिरावट आई? उसमें भी सर हमारा रोज का 2-3 हजार रुपए का ग्राफ जो नीचे आया है। दिल्ली ही नहीं, देश में दूसरी जगहों पर भी गुरुद्वारों में नोटबंदी के बाद लंगर छकने वालों की तादाद बढ़ी है। गुरुद्वारों की पहल का असर दिल्ली सरकार पर भी दिखा है। नोटबंदी के खिलाफ सबसे मुखर रही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 10 अलग-अलग जगहों पर गरीबों के लिए लंगर शुरू किए हैं, जहां दिन में 3 बार खाना दिया जा रहा है। नोटबंदी के इस दौर में लंगर भी कई छात्रों की राह आसान करने में जुटा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।